नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। आज की क्लास को करते हैं शुरू। अपन ने कल के क्लास के अंदर दो होमवर्क क्वेश्चंस अपन ने लेके रखे हुए थे अपने पास। ठीक है, वी हैड टू सी कि भाई वो होमवर्क क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे, हमें उन्हें भी देखना है। ठीक है, फिर अपन उनका मेथड आज की क्लास में सोल्यूशन का देखेंगे एंड देन अपन आगे मूव ऑन कर जाएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर अपन स्यूडो फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्यूडो फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे और फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, इस चैप्टर में तीन चीजें भी बचती हैं। सबसे पहली चीज जो बचती है दैट इज friction. The second thing is pseudo forces, and the third thing is impulse momentum equations. So impulse momentum equation, pseudo force और ये तीनों चीजों को आपको ढंग से पढ़ना है। किसी ना किसी एक पे आपको सवाल हमेशा देखने को मिलता है, या तो फ्रिक्शन पे दिखेगा, या स्यूडो फोर्स पे दिखेगा, या तो आपको इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पे दिखेगा। भाई इसके बारे में बात करते हैं। So first of all, if we talk about the question which we were studying in the last class, ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें तो इस तरीके से मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पुली मेरे पास यहाँ पर था, यहाँ पर मेरे पास एक स्मॉल एम मास था। इस स्मॉल एम मास को मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और इस स्ट्रिंग को आगे पुली पे लपेट के सामने एक और स्ट्रिंग लगा दी। ठीक है, तो ये लो मैंने ऐसे करके ऐसे पुली, दो पुलीज यूज कर लिए। एक एंड को मैंने ऊपर जाके फिक्स कर दिया और इस पुली के सेंटर से मैंने एक कैपिटल एम मास को और अटैच कर दिया। इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पहले तो मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने घर पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? जितने लोगों ने कर लिया है हैंड राइज करके बता दो फर्स्ट। यस एवरीवन, टेल मी दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन दिस क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर कनेक्टेड मोशन को अगर देखा जाए तो एक तरफ ये मोशन कनेक्टेड है थ्रू द सीलिंग। ठीक है, सीलिंग से एक तरफ ये कनेक्टेड है, सीलिंग से कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहां पर कोई भी मोशन नहीं होगा स्ट्रिंग का। सो मैं लिख रहा हूं यहां पर नो मोशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग का इधर कोई भी मोशन नहीं है देखने में। अगर मैं बात करूं यहां इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैपिटल एम मास की और स्मॉल एम मास की अगर बात करूं, सो दिस स्मॉल एम मास विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और बदले में ये कैपिटल एम मास जो है ये नीचे आ रहा होगा ऐसे। अब खुद सोचिए, अगर ये पर्टिकुलर मास एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस होता है, ये पहले यहां पर था, ये एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस होकर यहां पर पहुंच गया। सो इसको मानते हैं दैट दिस स्मॉल एम मास डिस्प्लेसेस थ्रू एक्स डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि एक्स से डिस्प्लेस हो जाता है। अगर ये एक्स से डिस्प्लेस होता है तो खुद सोचो, ये एक्स से डिस्प्लेस हो रहा है, यहां पर पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जगह पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग यहां से तो मूव कर ही नहीं सकती, जो भी मूव करेगी एक ही तरफ से मूव कर रही होगी, एक ही तरफ से मूव कर रही होगी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कैपिटल एम ऑब्जेक्ट का, ये सोच के बताइए। जो लोग बता सकते हैं हैंड रेज करके बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को आता है कि नहीं। यस यस, यस दिव्य सिंह। चलिए, अब यहाँ पर कितनी टेंशन्स मुझे दिख रही हैं तो मेरे पास देखिए, टेंशन्स को देखने के लिए स्ट्रिंग्स को गिनो तो एक टेंशन तो मुझे यहाँ दिखेगी T1 और एक टेंशन मुझे यहाँ दिखेगी T2। एफबीडी बनाएंगे, इनके एफबीडी बनाओ तो देखो, सबसे पहले मैं एफबीडी बनाऊंगा कैपिटल एम का। सो कैपिटल एम का एफबीडी बनाया तो नीचे लगा कैपिटल एम जी, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T2 और नीचे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन A/2। इसके ये अपन ने लिखा है यहाँ पर कैपिटल एम का एफबीडी। सिमिलरली एफबीडी बनाएंगे अपन स्मॉल एम का, तो स्मॉल एम का भी एफबीडी बनाओ। यहाँ पर देखो ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट किया, वर्टिकली डाउनवर्ड स्मॉल एम जी लगेगा। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, टेंशन T1 लगेगी इधर। ठीक है, टेंशन T1 लगी इधर एंड जो एक्सेलरेशन है दैट इज A इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये आ गई बात इसकी।
अब ध्यान से देखना, इक्वेशन बनाऊंगा। पहले इक्वेशन यहां से बनाता हूं। पहले इक्वेशन यहां से बनाएंगे तो देखो mg लग रहा है नीचे, ऊपर लग रहा है t2। ठीक है, mg इज प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेशन, सो वी कैन राइट mg माइनस t2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a बाय 2। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां पर लगाएंगे सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखिए, T1 इस तरफ खींच रहा है, दैट मींस समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होंगे। सो वी कैन राइट समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन कितना है, T1 विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। चलिए, अब ऐसे यहां पर y डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस को जीरो कर लेते हैं। तो y डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस को जीरो किया तो वैल्यू बना n इज इक्वल टू mg, मतलब नॉर्मल की वैल्यू यहां से mg के बराबर आ गई। बट समझने वाली बात, T1 भी एक वेरिएबल है, T2 भी एक वेरिएबल है, a भी, एक्सेलरेशन भी एक वेरिएबल है। लेकिन ये सारी चीज वेरिएबल होना है, वेरिएबल है, पता है मुझे, लेकिन दो इक्वेशन ही है मेरे पास। देखो T1 और A, यहाँ पर देखो T2 और A, लेकिन वेरिएबल 3 है। ये तीसरी इक्वेशन में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको तो गायब कर दो, हटा दो। तो दो इक्वेशन के हेल्प से अपन 3 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। सो एक और इक्वेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर किसको कंसिडर करेंगे, इस पुली को कंसिडर करेंगे, इस पुली को कंसिडर करेंगे। जब अपन इस पुली को कंसिडर करते हैं तो देखिए ध्यान से, यहां मैं पुली को बना रहा हूं। ये देखो, ये मेरा पास पुली, इस पुली पे एक तरफ धागा यहां पर था तो टेंशन ऐसे इधर लगेगी, एक टेंशन ऐसे इधर लगेगी, और दूसरे धागे को मैंने यहां से सेंटर से ऐसे बांध रखा है तो यहां पर देखो टेंशन ऐसे लगेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे T2। ठीक है, और यहां पर T1 और यहां पर T1 टेंशन। सो T1 टेंशन ऊपर लग गई, T2 टेंशन नीचे लग गई। तीसरी इक्वेशन मैं यहां से निकाल सकता हूं T1 T2 के अंदर रिलेशन। क्या रिलेशन रहेगा, सब फटाफट बताओ, कोई बता सकता है तो हैंड रेज करके। यस, व्हाट विल बी द रिलेशन पर्टिकुलरली। देखिए हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि एक इक्वेशन हमने इसके फ्री बॉडी डायग्राम से बनाई, एक इक्वेशन हमने इसके फ्री बॉडी डायग्राम से बनाई। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ फिक्स्ड था तो इसका एक्सेलरेशन हाफ ले लिया, इसका एक्सेलरेशन a ले लिया, ये भी सही बात। इसके बाद अपन ने एक फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशंस बनाई, लेकिन एक इक्वेशन की कमी पड़ रही थी तो हमने पुली पे इक्वेशन लगा दिया। अब कोई यहाँ पर सोच रहा होगा, सर जब ये नीचे जा रहा है तो पुली भी तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब पुली पे भी तो एक्सेलरेशन है, और पुली पे एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए ना सर। आपने यहाँ पर तो T2 T1 बराबर T2 कर दिया, जो कि गलत होना चाहिए। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारा अजम्पशन क्या होता है कि जो पुलीज हैं, पुली इज मासलेस। अगर पुली मासलेस है तो मास इनटू एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसलिए अपन ने डायरेक्टली यहां से ये तीसरी इक्वेशन निकाली। अब देखो, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को यूज करके मैं T1 T2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू उसको कैलकुलेट कर सकता हूं, और इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है, जिस कंडीशन में मैंने पुली लगाया और इस पुली से एक एंड को तो मैंने फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को फ्री टू मूव रखा है, दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज स्नैच ब्लॉक। ठीक है, स्नैच ब्लॉक बोला जाता है इसे। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो, रेज योर हैंड्स। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके एफबीडी आप लोग मुझे बताएंगे कि एफबीडी के डायरेक्शंस क्या क्या रहेंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, जो कोई भी एफबीडी बता पाएगा वो एक बार हैंड रेज करके मुझे बता देगा कि सर मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि क्या फॉर्मूला रहेंगे, क्या फोर्सेस रहेंगे। जो भी रहेगा आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए, एक ये पर्टिकुलर सवाल मैं आपको देता हूं। ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, इसके टॉप पे मैंने एक पुली लगाया हुआ है,
एक तरफ मैंने यहाँ पर मास रखा है 4 किलोग्राम और इसको यहाँ से अटैच किया और ऐसे ये यहाँ पर मैंने मास रखा 2 किलोग्राम। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखा है दैट दिस इज मूविंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड जाने लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। स्नैच ब्लॉक वाले क्वेश्चन में क्या था, एक तरफ ऐसे फ्री था और दूसरी तरफ ऐसे फिक्स्ड था, तब अलग कहानी हो जाती है। चलिए अब सबसे पहले मैं बनाना चाहता हूं 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। सो जो भी मुझे बता सकता है कि सर क्या फ्री बॉडी डायग्राम रह सकता है, हैंड रेज करके मुझे बताइए। क्या क्या फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में करेंगे, फास्ट। यस, बहुत बढ़िया। अपन को बताया कि सर 4 kg पे इस तरीके से निकलेगा, तो 2 kg पे भी निकाल सकते हैं। 2 kg पे निकाल के देखो तो 2 kg पे वर्टिकली डाउनवर्ड धरती हमेशा नीचे खींचेगी तो 20 न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा। टेंशन इस बार इस पे इस तरफ लगेगा, धागे की तरफ, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ऐसे। और नॉर्मल जो है N2, वो N2 नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, लोब परपेंडिकुलर। अब यहां पर भी दो कंपोनेंट बनाएंगे, देखो एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, ठीक है। एक्सेलरेशन इस इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड है। सो ये दोनों के एफबीडी बना दिए मैंने, 2 kg और 4 kg दोनों। एंगल्स को डिफाइन करना है। ये एंगल वर्टिकल से बनेगा 60 डिग्री क्योंकि दिस इज 90। सो अगर मैं ये वर्टिकल से एंगल देखूं दिस विल बी 60 डिग्री, और ये वाला यहां पर एंगल देखूं दिस विल बी 30 डिग्री। ये कंपोनेंट बने। इसी तरीके से अगर मैं इधर देखूं तो ये देखो यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड दिस विल बी 30, सो दिस विल बी 30 डिग्री एंड दिस विल बी 60 डिग्री। तो ये मेरे पास पर्टिकुलरली क्या निकल के आए, एंगल्स निकल के आ गए। सिंपल सी बात है, कुछ इसमें मुश्किल तो नहीं है। चलिए, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल फाइंड द कंपोनेंट। सो 40 न्यूटन का कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में देखेंगे एक इस डायरेक्शन में देखेंगे। सो 40 न्यूटन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, 40 cos 30। सो ये बनेगा 40√3/2 न्यूटन, और ऐसे ही 40 cos 60 ये बनेगा 20 न्यूटन। इसी तरीके से यहाँ पर 20 न्यूटन cos 30 ये बना 20√3/2 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में अगर देखें तो ये बनेगा 10 न्यूटन। सो ये मैंने कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट कर लिए। अब मैं दोनों से दो दो इक्वेशन बनाऊंगा। देखो एक इक्वेशन इससे बनाता हूं, यहां से बनाऊंगा एक इक्वेशन। तो देखिए नॉर्मल बराबर 40√3/2। सो n1 की वैल्यू बनी 40√3/2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली वी कैन राइट 20√3 न्यूटन। सो ये तो n1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अपन निकालेंगे टेंशन ऊपर, mg नीचे। देखो mg का कंपोनेंट 20 न्यूटन नीचे खींच रहा है, तो 20 माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट इक्वेशन विल बी समेशन ऑफ फोर्सेस x डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो। सो 20 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 4 इनटू a। दिस इज अनदर इक्वेशन। फिर अपन यही इक्वेशंस को यहां पर सॉल्व करेंगे, तो देखो n2 बराबर 10 न्यूटन आ जाएगा, तो n2 विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन, पहली चीज। और दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, टेंशन ऊपर 20√3/2 नीचे। सो दिस विल बी रिटन एज t माइनस 10√3 इज इक्वल टू 2 इंटू a। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आई, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आई, दोनों को ऐड कर दो। सो 1 + 2 ऐड किया, सो t से t कैंसिल, दिस बिकम्स 20 माइनस 10√3 इज इक्वल टू 6 टाइम्स a। एंड a की वैल्यू यहां से लिखी जा सकती है, देखो 20 माइनस 10√3 डिवाइडेड बाय 6। 20 माइनस 10√3, देखो √3 की वैल्यू जो होती है 1.732। सो दिस कैन बी रिटन एज 17.32 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है।
इसको जब सॉल्व करेंगे दिस विल बी 8, दिस विल बी 6, दिस विल बी 4, क्या बनेगा यहाँ पर 2 पॉइंट दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आई यहाँ पर एक्सेलरेशन की, आप इसको सॉल्व करिए। 20 माइनस 17.32 डिवाइडेड बाय 6, इसको 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका कहीं ना कहीं आपको दिखेगा 2.68 डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। सो पर्टिकुलरली इन दिस क्वेश्चन वी हैव सीन कि आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से फोर्सेज आपके सिस्टम पे लग रहे हैं। ठीक है, एक ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ये था, इनका एफबीडी बनाया, सारे इक्वेशंस को सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया। फटाफट बताइए क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, यस और नो, सबको इक्वेशंस बनाने में अब कंफर्टेबल हुए कि नहीं हुए, फटाफट बताओ। यस यस फास्ट। इक्वेशंस बनाने में अब सब कंफर्टेबल हो जाने चाहिए। चलिए, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आती, मुझे इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है, फोर्स पहचानने में दिक्कत होती है, अगर आपको डाउट है तो भी हैंड रेज करके बता दो। यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट तो भी हैंड रेज करके बता दीजिए। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, पहले नीट नहीं हुआ करता था, पहले AIPMT हुआ करता था, तब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस अपन ने किसके बेस पे कर रहे हैं, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से कि किस तरीके से हमें क्या करना है। सबसे पहले फोर्सेस पहचानने हैं, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में यही चीज है, हर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए, सो यहाँ पर अपन ने बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग लिया, एक छोटी सी बात अपन ने समझी कि सर कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है और उसका क्या यूज है। ठीक है, कितने टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस देखने को मिलते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। आइए देखिए। So now let us write the next heading, that is frictional force। अब बेटा फ्रिक्शनल फोर्स आपके टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपके पास ऐसे फोर्सेस वाला सवाल देखने को मिलेगा तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स पे देखने को मिलेगा। आपको नॉर्मल जितने भी अपन अभी तक क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उन पे सवाल कम देखने को मिल सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का सवाल आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें पिछला तो टॉपिक भी यूज आता है और ये वाला टॉपिक भी यूज आता है। नाउ फ्रिक्शन फोर्सेस होते क्या है, आप किसी भी सरफेस को अगर गौर से देखें, जैसे आप अपने अगर फिंगर्स को भी गौर से देखते हो तो आपको फिंगर्स के ऊपर क्या दिखता है, अंडुलेशंस दिखते हैं, आपको प्रिंट दिखता है, एक पैटर्न दिखता है। ठीक है, ये पैटर्न क्यों दे रखा है मेरी फिंगर पे, अच्छा लगता है इसलिए, क्या इससे फील अच्छी आती है इसलिए दे रखा है, क्या दिखने में सुंदर है, नहीं। ये किस लिए दे रखा है मेरे हाथों पे जो ये पैटर्न है, दिस पैटर्न इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, ताकि अपन किसी भी चीजों को बड़े इजीली ग्रिप कर पाए। ठीक है, आपके जूते के नीचे का सोल जब घिस जाता है तो आप बहुत अच्छे से चल नहीं पाते। ठीक है, ऐसा क्यों, आप फिसलने लगते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब सोल घिस जाता है तो आपकी जो कांटेक्ट है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाता, वहां ग्रिप अच्छी फॉर्म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप फिसल के गिर सकते हैं। ऑन आइस, आइस पे जब आप चलते हो, स्नो पे जब आप चलते हो तो वहां पर क्यों नहीं ठीक से चल पाते, क्योंकि जो ग्रिप है वो अच्छे से बन नहीं पाती है। इसीलिए वहां पर आपने देखा होगा कांटों वाले शूज लेने पड़ते हैं जी, नीचे क्या लगे हुए होते हैं, नीचे कीले टाइप की लगी हुई होती है, उन टाइप के शूज से चलना पड़ता है। आप लोगों ने स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है, स्टड्स पहनते हैं वो,
स्टड्स वाले जूते होते हैं जिसके अंदर नीचे की तरफ से कुछ कीलें लगी हुई होती हैं, वो क्या करती हैं, दैट इज अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द ग्रिप। जो ग्रिप वो ग्राउंड के साथ फॉर्म कर रहे हैं उसको अल्टीमेटली वो इंक्रीज करता है। सो इन्हीं सब पोर्शंस के अंदर, इन्हीं सब चीजों के अंदर अपन ने देखा क्या, इन सब चीजों में अपन ने ये देखा दैट एक पर्टिकुलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रिपिंग एक्शन। उस ग्रिपिंग एक्शन के पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन फोर्स। नाउ ये फ्रिक्शन फोर्स का मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्यों काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। हम जिस तरीके से देखते हैं हमारे फिंगर्स पे हर जगह पे आपको डिफरेंट डिफरेंट अंडुलेशंस देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई फिंगर्स पे मेरे पास काफी सारे खुरदरा सा एक पैटर्न है, ठीक है, जिसको अपन फिंगरप्रिंट बोलते हैं। इस फिंगरप्रिंट को अगर आप ध्यान से देखो तो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे, आपको अपनी स्किन पे ऐसे ऐसे अंडुलेशंस देखने को मिलेंगे। These undulations, these particular undulations, what they are doing, यहाँ पर हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर अंडुलेशन, जैसे ही मैंने इस मार्कर को पकड़ा तो मेरे हाथ के जो ये अंडुलेशंस थे, अगर मैं इस मार्कर को देखूं जो कि बहुत स्मूथ दिखता है मुझे, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के लेवल से देखूंगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो ये मार्कर पे भी मुझे ऐसे अंडुलेशंस देखने को मिलेंगे, ऐसे गड्ढे देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली होता क्या है कि मेरे हाथ के अंडुलेशंस जो ऐसे गड्ढे थे, ऐसे अंडुलेशंस थे, ये अंडुलेशंस मार्कर के अंडुलेशंस में ऐसे फंस जाते, ठीक है, कुछ इस तरीके से डायग्राम में अपन ने शो कर रखा है। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, दिस इज एम मास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन ए सरफेस। ये जहां पे कांटेक्ट में था, देखो यहां पर ये कांटेक्ट में था, इस कांटेक्ट को मैंने ऐसे शो किया, इस कांटेक्ट को मैंने ऐसे शो किया दैट जो भी अंडुलेशंस इस एम मास के ऑब्जेक्ट के हैं और जो अंडुलेशंस इस ग्राउंड के हैं वो आपस में ऐसे इंटरलॉक हो चुके हैं, इंटरलॉक हो चुके हैं। तो खुद सोचो, अगर मैं एम मास के ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने की कोशिश करूं तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट यहां था, ये रहा ग्राउंड, एम मास का ऑब्जेक्ट क्योंकि ग्राउंड के साथ इंटरलॉकिंग करके रह चुका है तो एम जब आगे जाएगा तो ग्राउंड को आगे पुश करेगा, ये लो ग्राउंड को आगे पुश करेगा। बदले में जब ग्राउंड पे फोर्स लगा आगे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ग्राउंड पे फोर्स लगा आगे तो एम मास के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा पीछे। इसका मतलब अगर मैं इस एम मास के ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने की कोशिश करूं तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, पीछे लगेगा। दिस इज माय फ्रेंड बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के बेस पे एक्ट करता है। आज सिर्फ इतने ही डिस्कशन करेंगे, फटाफट हैंड रेज करके बता दीजिए यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं, अदरवाइज कल की क्लास में अपन इसको दोबारा देखते हैं। फटाफट हैंड रेज करके बताओ कि क्या फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ी सी फील आने लगी है कि नहीं आने लगी है, यस और नो, फास्ट टेल मी। चलिए, तो आज की क्लास में अपन बस इतना ही करते हैं। विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम, टिल देन रिवाइज, रिवाइज करो बच्चों, जितना रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट्स विल बी मोर क्लियर। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।